हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका करंट अफेयर के महत्वपूर्ण शो में। इस वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष जो है आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जो है इस क्लास का आरंभ करते हैं। पहला हमारा जो न्यूज है, बितुल कुमार सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने। तो मैंने कहा जो बितुल कुमार है सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बन चुके हैं। अगली न्यूज हमारी, चंद्रबाबू नायडू बने भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री। तो चंद्रबाबू नायडू जो है भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बन गए हैं। अगली न्यूज है, दुनिया की सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप चीन ने पेश किया है। चीन ने, हमने कहा, दुनिया की सबसे ट्रेन का एक मॉडल प्रस्तुत किया है। तो एक मॉडल बनाया है जो सबसे तेज ट्रेन चलेगी दुनिया की, वो हमने कहा उसका एक मॉडल प्रस्तुत किया गया है चाइना के द्वारा। अगली न्यूज है, साउथ कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ अरेस्ट वारंट। तो हमने कहा साउथ कोरिया के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट जो है जारी कर दिया गया है। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है, सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी स्टम्प्ड का विमोचन हुआ। स्टम्प्ड है, पी है यहाँ पर, तो स्टम्प्ड का विमोचन किया गया। जो हमने कहा पूर्व क्रिकेटर हुआ करते थे सैयद किरमानी, ठीक है, 1983 के विश्व कप में जिनका महत्वपूर्ण योगदान था, तो उनके हमने कहा पुस्तक का विमोचन किया गया है जिसका नाम है स्टम्प्ड। अगला न्यूज है, 2025 एरो इंडिया का आयोजन बंगलुरु में किया जाएगा। तो 2025 के एरो इंडिया जो हमने कहा एयर शो होता है उसका आयोजन कहां किया जाएगा? बंगलुरु के अंदर किया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण खबर है हमारी, लिंक बेतवा के सहारे बनाया गया दौधन बांध। तो हमने कहा जो लिंक बेतवा है उसके सहारे जिस बांध का निर्माण किया जा रहा है वो कौन सा है? दौधन बांध। अगली न्यूज है, अगला हमारा महत्वपूर्ण न्यूज है, इंदौर दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर बनते हुए जलवायु नीति घोषित किया है। तो हमने कहा दुनिया का पहला साक्षर जिला कौन सा बन गया है? साक्षर शहर कौन सा बन गया है? इंदौर बन गया है। और उसने अपनी जो है एक नई जलवायु नीति घोषित की है जिसको हमने कहा जलवायु नीति घोषित करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? इंदौर बन गया है। नेक्स्ट है हमारा, हैदराबाद में लगाई जाएगी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा। तो हमने कहा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो है प्रतिमा स्थापित कहाँ की जाएगी? वो जो मैंने कहा है कहां पे? हैदराबाद के अंदर। ठीक है, अगला है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खोला गया। तो एशिया का जो सबसे बड़ा हमने कहा ट्यूलिप गार्डन है, जिसको हमने कहा जो फूलों का एक गार्डन होता है उसको ट्यूलिप गार्डन कहा जाता है। ठीक है, तो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत ये ट्यूलिप गार्डन, एशिया का जो सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन, ये कहां पे? हमने कहा कश्मीर के अंदर। अगला है, कन्याकुमारी में बन रहा है देश का पहला ग्लास ब्रिज। देश का पहला ग्लास ब्रिज जो हमने कहा ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो हमने कहा जो आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु के अंदर रामेश्वरम के पास जो है ये देश का पहला ग्लास ब्रिज स्थापित किया जा रहा है। अगली न्यूज है, ठीक है, तो उससे संबंधित प्रश्नों को देखेगा। तो भारत की सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो मैंने कहा जो भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बन गए हैं वो कौन बन गए हैं? चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, तो चंद्रबाबू नायडू ये 931 करोड़ के साथ 931 करोड़ की आय के साथ सबसे अमीर मुख्यमंत्री बन गए हैं। कौन? चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू कहां के मुख्यमंत्री हैं? तो आंध्र प्रदेश के। ठीक है, तो आप देखोगे मैंने कहा जो चंद्रबाबू नायडू हैं ये कहां के मुख्यमंत्री हैं? आंध्र प्रदेश के। और ये हमने कहा 931 करोड़ की आय के साथ हमने कहा भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अगर देखोगे आप जो दूसरे सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? वो है आपके जो है पेमा खांडू। ठीक है, पेमा खांडू। और पेमा खांडू आप जानते हैं कि ये पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, तो पहले नंबर में हमने कहा 931 करोड़ की आय के साथ चंद्रबाबू नायडू जो है सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। दूसरे अमीर जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पेमा खांडू, जो इस समय हमने कहा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर है 46 करोड़ की आय के साथ आपके नेफ्यू रियो। और आप जानते हो नेफ्यू रियो जो है ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? नेफ्यू रियो
तो नागालैंड के। ठीक है, तो तीसरे जो अमीर मुख्यमंत्री हैं भारत के वो नेफ्यू रियो हैं, जो कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, नागालैंड के। और हमने कहा 51 करोड़ की संपत्ति के साथ, 51 करोड़ की संपत्ति के साथ सिद्धारमैया, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। सिद्धारमैया, ठीक है, सिद्धारमैया ये चौथे अमीर मुख्यमंत्री हैं भारत के, सिद्धारमैया, 51 करोड़ की संपत्ति के साथ। तो जब आपसे पूछा जाए कि सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन से हैं, तो आप बताओगे चंद्रबाबू नायडू, और उसके बाद पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और नेफ्यू रियो जो है नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। ये तीसरे नंबर के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। और चौथे नंबर के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है, वो है आपके सिद्धारमैया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री। ठीक है, और सबसे गरीब जो मुख्यमंत्री हैं, कम आय के साथ, 51 लाख की आय के साथ, वो कौन है, वो आपकी है ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। ठीक है, तो जब से सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन सी है, ममता बनर्जी। ठीक है, इस प्रकार से अगर देखा जाए सबसे कम आय वाली मुख्यमंत्री कौन है, गरीब कहना थोड़ा ठीक नहीं होता, सबसे कम आय वाली मुख्यमंत्री कौन सी है, तो आपकी है ममता बनर्जी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में यौन सुख योल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया, यह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो मैंने कहा जो यौन सुख योल हैं, ये किस देश के राष्ट्रपति थे जिनके खिलाफ अभी जल्दी ही हमने कहा अरेस्ट वारंट लाया गया। तो आप जानते हैं ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो ये है दक्षिण कोरिया के। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो पूर्व मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया गया था, और हमने कहा इनके खिलाफ अब जो है अरेस्ट वारंट लाया गया है। क्या, अरेस्ट वारंट, अरेस्ट वारंट। ठीक है, तो कहाँ के राष्ट्रपति हैं, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं, जिनके खिलाफ मैंने कहा अरेस्ट वारंट लाया गया है। और देखिए जो हमारे यहाँ महाभियोग लाया जाता है, महाभियोग, ठीक है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति के खिलाफ, और हमने कहा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है। तो जो महाभियोग लाया जाता है, ये महाभियोग प्रक्रिया हमारे यहाँ कहाँ से ली गई है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से, आयरलैंड से। भारत के संविधान में जो हटाने की प्रक्रिया है राष्ट्रपति को, या मैंने कहा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ये प्रक्रिया किसके संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और महाभियोग प्रक्रिया लगाया जाता है राष्ट्रपति के खिलाफ, क्यों लगाया जाता है, अगर हमने कहा वो जो है संवैधानिक प्रावधान है उसका उल्लंघन करता है, तो हमने कहा ये लगाया जाता है महाभियोग। और ये महाभियोग अपने यहाँ राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, यह अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। और आप देखोगे तो सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय या मैंने कहा उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनके खिलाफ भी महाभियोग लाया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, इसके खिलाफ महाभियोग अनुच्छेद 124(4) के तहत, ठीक है, 4 के तहत। और जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, इसके खिलाफ जो महाभियोग लाया जाता है अनुच्छेद 124(5) के तहत लाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, महाभियोग राष्ट्रपति के खिलाफ अनुच्छेद 61 के तहत लाया जाता है, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अनुच्छेद 124(4) के तहत लाया जाता है। और जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा या न्यायाधीश होंगे, उनके खिलाफ जो महाभियोग लाया जाएगा, वो लाया जाएगा मैंने कहा अनुच्छेद 124(5) के तहत। ठीक है, तो जब भी महाभियोग प्रक्रिया के बारे में पूछा जाए, तो ये महाभियोग प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में शामिल किया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगता है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग अनुच्छेद 124(4) के तहत, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ मैंने कहा अनुच्छेद 124(5) के तहत लगाया जाता है। ठीक है, और ये जो महाभियोग लाया जाएगा, तो हमने कहा संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। ठीक है, तो जब भी हमने कहा महाभियोग लाया जाएगा इनके खिलाफ,
तो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और 2/3 बहुमत से जब पास हो जाएगा तो महाभियोग प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ठीक है, 2/3 मैंने कहा 2/3 बहुमत, महाभियोग प्रक्रिया पास होने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, और 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पास हो जाता है। प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, मतलब चाहे लोकसभा के लोग ला सकते हैं चाहे राज्यसभा के लोग ला सकते हैं, और 2/3 बहुमत से लाएंगे तो पास हो जाएगा, तो महाभियोग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप किसने पेश किया है? तो दुनिया का जो हमने कहा सबसे तेज ट्रेन होगी, जो दुनिया की सबसे तेज ट्रेन होगी, उसके लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया गया है। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। चाइना ने एक मॉडल प्रस्तुत किया है, कि अभी हमने कहा ट्रेन बनाया नहीं है, एक मॉडल प्रस्तुत किया है। ठीक है, मॉडल, जिसको मैंने कहा प्रोटोटाइप कहा जाता है, प्रोटोटाइप। ठीक है, एक मॉडल प्रस्तुत किया है कि वह दुनिया का सबसे या दुनिया की सबसे तेज ट्रेन कौन बना रहा है? चाइना बना रहा है, वो बनाएगा। ठीक है, अभी एक मॉडल प्रस्तुत किया है, तो कौन सा विकल्प होगा हमारा? चीन। अगला हमारा, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा कहां स्थापित की जाएगी? तो जो हमने कहा हाल ही में अभी मृत्यु हुई है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, ठीक है, जो 2004 से लेकर 2014 तक हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उनकी मृत्यु हुई है, और हमने कहा उनकी स्मृति में एक जो है प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो कहां पर स्थापित की जाएगी? दिल्ली के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, बंगलुरु के अंदर, हैदराबाद के अंदर। तो ये जो प्रतिमा स्थापित की जाएगी, ये कहां पर स्थापित की जाएगी? हैदराबाद के अंदर। याद रखिएगा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा कहां स्थापित किया जाएगा उसका? तो हैदराबाद के अंदर उसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, जो प्रमुख प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं 2024 के अंदर, तो यहां पर देखिएगा, जैसे मैंने कहा नटराज की प्रतिमा, रामलला की मूर्ति, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, और स्टैचू ऑफ बिलीफ, और स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ यूनिटी, और सचिन तेंदुलकर का स्टैचू। ठीक है, ये कहां पर स्थापित किया गया है या किसकी मूर्ति है? इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसे मैंने कहा अभी एक विवाद में है शिवाजी की मूर्ति लद्दाख के अंदर। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि लद्दाख के अंदर किसकी मूर्ति स्थापित की जा रही है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति जो है लद्दाख के अंदर स्थापित की जा रही है। उसका विवाद अभी थोड़ा सा मैंने कहा चल रहा है। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। उसके बाद मैंने कहा जो ये नटराज की मूर्ति है, ये भारत मंडपम में इसका स्थापना किया गया है। कहाँ पे? भारत मंडपम में, दिल्ली के अंदर है। तो हमने कहा जो संसद भवन है वहां पर एक हमने कहा भारत मंडपम है। ठीक है, तो भारत मंडपम के अंदर ये नटराज की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका रामलला की मूर्ति। आप जानते हैं अयोध्या राम मंदिर के अंदर हमने कहा रामलला की मूर्ति जो है स्थापित की गई है। उसके बाद यह है नटराज की मूर्ति, है ना, और यह है रामलला की मूर्ति जो अयोध्या के अंदर जो है अयोध्या मंदिर के अंदर स्थापित की गई है। बाकी मैंने कहा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, तो ये जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है इसकी स्थापना कहाँ की गई है? हैदराबाद के अंदर। कहाँ स्थापित किया गया है इसको? तो हैदराबाद के अंदर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। और ये जो हमने कहा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, ये किसकी प्रतिमा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, उसके बाद स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, तो ये जो स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी है ये बंगलुरु में इसको स्थापित किया गया है। और किसकी प्रतिमा है? तो कैंपगौड़ा की प्रतिमा है। ठीक है, ये कैंपगौड़ा की प्रतिमा हमने कहा किसकी प्रतिमा है? कैंपगौड़ा, ये आपको यहां दिखाई दे रहा है कैंपगौड़ा की प्रतिमा ये। ठीक है, तो जो हमने कहा बंगलुरु शहर को बसाने का श्रेय जाता है, जो बंगलुरु शहर है आपका, इसको बसाने का जो श्रेय जाता है वो कैंपगौड़ा को जाता है। तो उनकी स्मृति में हमने कहा ये प्रतिमा स्थापित किया गया है। कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये आपका जो है बंगलुरु के अंदर स्थापित किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी किसकी प्रतिमा है? तो कैंपगौड़ा की प्रतिमा है। कैंपगौड़ा कौन व्यक्ति हैं? जिन्होंने बंगलुरु को बसाया है। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी याद रखिएगा, बंगलुरु के अंदर कैंपगौड़ा की प्रतिमा। उसके बाद आपका है स्टैचू ऑफ बिलीफ, तो ये जो स्टैचू ऑफ बिलीफ है ये नाथद्वारा में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? नाथद्वार में। ये नाथद्वारा नहीं, नाथद्वार इसको कहते हैं, नाथद्वार। और नाथद्वार आपका पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में।
स्टैचू ऑफ बिलीफ। तो स्टैचू ऑफ बिलीफ मैंने कहा ये नाथद्वार में राजस्थान के अंदर स्टैचू ऑफ बिलीफ को स्थापित किया गया। और ये किसकी प्रतिमा है स्टैचू ऑफ बिलीफ? तो ये जो प्रतिमा है ये हमने कहा शिव की प्रतिमा है। किसकी? शिव की। ठीक है, स्टैचू ऑफ बिलीफ। तो स्टैचू ऑफ बिलीफ नाथद्वार में, नाथद्वार हमने कहा राजस्थान में एक जगह का नाम है, और यहाँ पर शिव की प्रतिमा स्थापित की गई है, उसका नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ बिलीफ। उसके बाद है स्टैचू ऑफ नॉलेज, और ये स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है ये लातूर महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है लातूर, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है। और स्टैचू ऑफ नॉलेज ये जो लातूर महाराष्ट्र में है ये किसकी प्रतिमा है? तो ये हमने कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, स्टैचू ऑफ नॉलेज। उसके बाद आपका है स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस जो है ये पाली राजस्थान में, पाली पड़ता है राजस्थान में, ये राजस्थान में ये प्रतिमा स्थापित की गई है स्टैचू ऑफ पीस। और स्टैचू ऑफ पीस के चलते हमने कहा ये जो प्रतिमा है किसकी प्रतिमा है स्टैचू ऑफ पीस की? तो विजय वल्लभ की है, विजय वल्लभ, विजय वल्लभ। ठीक है, तो विजय वल्लभ की प्रतिमा का नाम क्या है? स्टैचू ऑफ पीस, पाली राजस्थान के अंदर। उसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात के अंदर, ये सरदार पटेल की मूर्ति है, सरदार पटेल की, है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के अंदर। उसके बाद सचिन तेंदुलकर का हमने कहा जो स्टैचू लगाया गया है, कहाँ पे स्थापित किया गया है इसको? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर। ठीक है, इतने हमने कहा चीजें याद रखिएगा। नटराज की प्रतिमा, रामलला की मूर्ति, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी और स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। ये देखिए जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है थोड़ा सा हैदराबाद के अंदर देखोगे तो ये मैंने कहा रामानुजन के लिए भी स्थापित किया गया है इसको। किसके? रामानुजन के लिए, रामानुजन, रामानुजन जो हमारे गणितज्ञ थे रामानुजन, उन्हीं गणितज्ञ के लिए हमने कहा ये जो है स्थापित की गई प्रतिमा रामानुजन चार की प्रतिमा। ठीक है, तो बहुत बड़े गणितज्ञ हुआ करते थे रामानुजाचार्य, तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी उन्हीं के लिए स्थापित किया गया हैदराबाद में। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए सारे हमने कहा प्रतिमाओं को याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न हमारा, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो एशिया का जो मैंने कहा सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है कहाँ पर स्थित है? तो मैंने बताया इस गार्डन का क्या नाम है? इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन, इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप गार्डन। और मैंने कहा एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ये फ्लोरिकल्चर सेंटर है। क्या है ये? तो मैंने कहा ये एक तरह का फ्लोरिकल्चर सेंटर है। ठीक है, तो ये जो फ्लोरिकल्चर सेंटर है यहाँ पर फूलों का बागान लगाया गया है, उसी को ट्यूलिप गार्डन कहा गया है। ठीक है, ज्यादा चीजें नहीं, मतलब फूलों का एक गार्डन लगाया गया है उसको ट्यूलिप गार्डन कहा जाता है। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के अंदर, तो ये श्रीनगर के अंदर। कौन सा विकल्प होगा हमारा? श्रीनगर, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। ठीक है, फ्लोरिकल्चर सेंटर मतलब फूलों की बागान लगाया, फूलों का बागान लगाया गया है यहाँ पर। देखिए, तो कुछ इस प्रकार के हमने कहा जो आपके उद्यान होते हैं, उन उद्यानों के बारे में आपको बताऊंगा। देखिएगा, पहला जो हमने कहा पहला उद्यान है, जैसे पूछा जाता है आपसे सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य कहाँ पे है? सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य कहाँ पे है? पक्षी विहार, सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पे है? तो ये आपका है हरियाणा के अंदर, हरियाणा में। उसके बाद सरिस्का पक्षी विहार, ये कहाँ पे पड़ता है आपका? सरिस्का पक्षी विहार, तो ये पड़ता है आपका राजस्थान में, राजस्थान के अंदर है सरिस्का पक्षी विहार। उसके बाद कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ जो है आपका, ये है आपका मणिपुर में, मणिपुर में। इसको कहा जाता है पहला तैरता हुआ, पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय
उद्यान। तो भारत का पहला तैरता हुआ या विश्व का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप बताओगे कैबुल लामजाओ मणिपुर के अंदर। उसके बाद है आपका केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। ये केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है, राजस्थान के अंदर, ठीक है। केवला देवी पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता है या केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये पक्षी अभ्यारण्य है राजस्थान के अंदर। उसके बाद दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, ये दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान आपका है कश्मीर के अंदर, कश्मीर के अंदर। और चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर चंदौली में, चंदौली में, ठीक है, चंदौली के अंदर चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद बाबू जो है आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है, कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक में। और इसके बाद इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य, तो सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये आपका उड़ीसा के अंदर है, उड़ीसा के अंदर सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य। कार्बेट नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड में है। और उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर, एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य आपका केरल के अंदर, हाथियों के लिए जाना जाता है पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, यह है केरल के अंदर, ठीक है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल के अंदर हाथियों के लिए जाना जाता है ये अभ्यारण्य। उसके बाद बुक्सा जो है, बुक्सा अभ्यारण्य ये आपका पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है बुक्सा अभ्यारण्य। और गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है आपका गुजरात के अंदर, एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो एशियाई शेरों का जो सबसे बड़ा आवास स्थल है वो कौन सा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। पेंच नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क जो है आपका महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में। इसका कुछ क्षेत्र हमने कहा मध्य प्रदेश में भी आता है, मध्य प्रदेश में भी आता है कुछ क्षेत्र, ठीक है। पेंच नेशनल पार्क। तो जब भी आपसे पूछा जाए ये सारे हमने कहा प्रमुख अभ्यारण्य या नेशनल पार्क या हमने कहा जो पक्षी अभ्यारण्य, उसको याद रखिएगा, ये प्रमुख उद्यान वगैरह जो होते हैं या राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा शहर ऊर्जा साक्षर बनते हुए अपनी पहली जलवायु नीति घोषित किया है। तो हमने कहा अगर पूछा जाए विश्व का पहला शहर कौन सा है जो ऊर्जा साक्षर घोषित किया गया है, तो विश्व का पहला शहर ऊर्जा साक्षर घोषित करने वाला किसने किया है, इंदौर ने। पहला ऊर्जा साक्षर शहर बन गया है इंदौर, ठीक है। और हमने कहा इसने अपनी जो है खुद की जलवायु नीति भी घोषित की है, जलवायु नीति। तो दोनों तरह से पूछा जाए कि विश्व का पहला शहर जो हमने कहा ऊर्जा साक्षर बनने वाला है वो इंदौर है, और अपनी पहली जलवायु नीति घोषित करने वाला शहर कौन सा है वो भी मैंने कहा इंदौर है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इस समय जो है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में क्या रैंक है भारत की, जलवायु परिवर्तन सूचकांक। तो जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में रैंक है वो 7वीं रैंक है। कौन सी, मैंने कहा 7वीं रैंक, 7वीं रैंक है। इसके अलावा आप देखोगे तो विश्व शांति सूचकांक में कौन सी रैंक है, विश्व शांति सूचकांक में कौन सी रैंक है, 126वीं रैंक। और हेनले पासपोर्ट सूचकांक में, हेनले पासपोर्ट सूचकांक में कौन सी रैंक है, तो 85वीं रैंक है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो इनोवेशन इंडेक्स में, जिसको कहते हैं मैंने कहा नवाचार सूचकांक, नवाचार सूचकांक या इसको इनोवेशन इंडेक्स कहा जाता है। नवाचार सूचकांक में कौन सी रैंक है, तो यह है आपकी जो है 39वीं रैंक, ठीक है। भुखमरी सूचकांक में, हंगर इंडेक्स में कौन सी रैंक है, तो मैंने कहा भुखमरी सूचकांक में, भूखमरी
सूचकांक में भारत की रैंक, सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो 105वीं है, ठीक है, 105वीं रैंक है भुखमरी सूचकांक में, ठीक है। इसके अलावा अगर पूछा जाए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सी रैंक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, स्वतंत्रता विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 159वीं रैंक, ठीक है। तो हमने कहा इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए एचडीआई में कौन सा रैंक है, तो मानव विकास सूचकांक में कौन सा रैंक है, मानव विकास सूचकांक में कौन सी रैंक है, तो 134वीं, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमने कहा सूचकांक है जिसमें भारत की रैंक है, तो इसको याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक 7वीं है, विश्व शांति सूचकांक में भारत की रैंक 126वीं है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक में 50वीं रैंक है, और नवाचार सूचकांक में जिसको इनोवेशन इंडेक्स कहा जाता है 39वीं है, और भुखमरी सूचकांक में 105वीं रैंक है भारत की जिसको हंगर इंडेक्स कहते हैं, और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सी रैंक है, 159वीं रैंक है। बाकी हमने कहा मानव विकास जिसको एचडीआई कहा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है, मानव विकास सूचकांक में 134वीं रैंक है, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा इसके बाद 2025 में एरो इंडिया शो का आयोजन कहाँ किया गया, तो 2000 हमने कहा 25 में एरो इंडिया का कहाँ किया जाएगा, तो ये कहाँ किया जाएगा, जोधपुर के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, पटना के अंदर या बंगलुरु के अंदर। तो ये हमने कहा जो एयर शो है, ये हमने कहा जो एयर शो किया जाता है, बहुत सारे हमने कहा जो विमान होते हैं, लड़ाकू विमान होते हैं, उनका एयर शो होता है, तो ये कहाँ पर इस बार किया जाएगा 2025 में, तो ये किया जाएगा बंगलुरु के अंदर, ठीक है। तो 2025 में एयर शो कहाँ होने वाला है, बंगलुरु के अंदर होने वाला है। अगला प्रश्न है लिंक बेतवा परियोजना के तहत किस बांध का निर्माण किया गया है, तो जो लिंक बेतवा हमने कहा परियोजना है, मैंने आपको बताया था इसके बारे में, लिंक बेतवा परियोजना, ठीक है। तो बाबू इसके पहले मैंने आपको बताया था लिंक बेतवा परियोजना के बारे में कि लिंक बेतवा परियोजना किन दो राज्यों के मध्य है, तो ये परियोजना आप जानते हैं दो राज्यों के मध्य किसके मध्य है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच, मध्य प्रदेश के बीच ये लिंक बेतवा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। और इस लिंक बेतवा परियोजना के तहत जो बांध बनाया गया है उसको कहते हैं दौधन बांध, दौधन बांध, ठीक है। और ये जो कौन सा राष्ट्रीय पार्क है यहाँ पर, पन्ना नेशनल पार्क, तो जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है उसी के पास से गुजरेगा कौन सा परियोजना, लिंक क्या कहते हैं, बेतवा, लिंक बेतवा परियोजना, ठीक है। तो ये आपका जो बेतवा परियोजना है इसके तहत मैंने कहा बांध बनाया गया है, कौन सा बनाया गया है, आपका दौधन बांध बनाया गया है, ठीक है। तो लिंक बेतवा परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य जो है इसका निर्माण किया जा रहा है, और दौधन बांध इस पर बनाया गया है, और पन्ना नेशनल पार्क के पास से गुजरेगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा आपका दौधन बांध। इसके अलावा विश्व में बहुत सारे बांध, जैसे हमने कहा भारत के अंदर बहुत सारे बांध है जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा हीराकुंड बांध, पोंग डैम, थीन बांध, टिहरी बांध। तो हीराकुंड बांध कहाँ पे है, किस नदी पर बना हीराकुंड बांध, तो जो हीराकुंड बांध है आपका ये किस नदी पर बना है, महानदी पर, महानदी पर, कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा के अंदर। पोंग डैम किस नदी पर बना है, ब्यास नदी पर, ब्यास नदी पर, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद थीन बांध, थीन बांध किस नदी पर बना है, रावी नदी पर, रावी नदी पर, कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। पंजाब का भी कुछ क्षेत्र आता है थीन बांध के अंतर्गत, तो रावी नदी पर बना है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर और पंजाब के अंदर हमने कहा ये जो है थीन बांध का निर्माण किया गया है, दोनों राज्य इससे हमने कहा लाभ प्राप्त करते हैं। बाकी टिहरी बांध है आपका, टिहरी बांध
किस नदी पर बना है? भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बना है। और भागीरथी पर जो टिहरी बांध बना है ये किस राज्य में है? तो यह है उत्तराखंड में। उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। बाकी अलमट्टी बांध, और ये अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर बना है। कृष्णा नदी, और किस राज्य में है? तो मैंने कहा आंध्र प्रदेश के अंदर। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक के अंदर, ठीक है, कर्नाटक में। तो अलमट्टी बांध कर्नाटक के अंदर है, कृष्णा नदी पर बना है। बाकी मिट्टूर बांध, ये मिट्टूर बांध जो है कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी पर, केरल के अंदर। सलाल बांध, सलाल बांध जो है रावी नदी पर है, रावी नदी पर, कश्मीर के अंदर, कश्मीर के अंदर। गांधी सरोवर बांध, बाबू ये जो गांधी सरोवर बांध है ये कहाँ पे है? ये गांधी सरोवर बांध आपके चंबल नदी पर बनाया गया है, चंबल नदी पर बनाया गया है। और ये किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में गांधी सरोवर बांध चंबल नदी पर। फरक्का बांध, फरक्का बांध का निर्माण किया गया है गंगा नदी पर, गंगा नदी पर। और किस में कहाँ पड़ता है? तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर फरक्का, पश्चिम बंगाल, फरक्का बांध आप जानते होंगे। फरक्का नाम से एक हमने कहा आपकी जो ट्रेन भी चलती है, तो फरक्का उसी वही फरक्का है जिसके नाम से ट्रेन चलती है। तो फरक्का पड़ता है आपका, फरक्का क्षेत्र है। फरक्का क्षेत्र कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल के अंदर। और फरक्का बांध बनाया गया है गंगा नदी पर, यहीं पर। उसके बाद नागार्जुन बांध, नागार्जुन बांध आपकी कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तिलैया बांध, तिलैया बांध दामोदर नदी पर, दामोदर नदी पर। और ये तिलैया बांध कहां पड़ता है? आपका झारखंड के अंदर, झारखंड। जो आपकी हमने कहा दामोदर नदी बहती है झारखंड से होकर पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है ना, बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है। तो तिलैया बांध दामोदर नदी पर बना है और झारखंड के अंदर। और आपका है तुंगभद्रा बांध, तुंगभद्रा बांध जो है तुंगभद्रा नदी पर है, तुंगभद्रा नदी पर। और ये कहां पे है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा बांध, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है ये जो है बेतवा नदी पर है। कहां पे है? बेतवा नदी पर, बेतवा नदी, ठीक है। और ये जो है रानी लक्ष्मीबाई बांध उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में झांसी के अंदर, ठीक है। तो मैंने कहा जब भी आपसे पूछा जाए कि प्रमुख बांध, तो ये इतने सारे बांध हैं आपके, प्रमुख बांध हैं। और ये बांध किस नदी पर बनाए गए हैं, और हमने कहा किस राज्य में बनाए गए हैं, ये सारी बातें आप यहां से याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने गए हैं? तो जो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं वो कौन बन गए हैं? प्रदीप मल्होत्रा, बितुल कुमार, मोहन कुमार, अतुल कुमार। तो हमने कहा जो अब वर्तमान में इसके महानिदेशक बन गए हैं वो कौन बन गए हैं? बितुल कुमार, ठीक है। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बन चुके हैं बितुल कुमार। देखिए जो प्रमुख नियुक्तियां हैं इस वर्ष, जिसको आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा प्रमुख नियुक्तियों में, तो सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं, नाटो के नए महासचिव कौन बन गए हैं, ये सारी चीजें आपको याद रखिएगा। तो देखिएगा जो सीबीटी के नए अध्यक्ष बने हैं इस समय, तो कौन है? रवि अग्रवाल, ठीक है। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। उसके बाद एसबीआई के जो चेयरमैन बन चुके हैं वो एससी सेट्टी बन चुके हैं, ठीक है, एससी सेट्टी, ठीक है। उसके बाद आपके नाटो के जो नए महासचिव बने हैं मार्क रूटो बने हैं, इनको बना दिया गया है। जो नाटो है जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसके नए महासचिव कौन बन चुके हैं? मार्क रूटो बन चुके हैं, ठीक है। उसके बाद थल सेना के नए अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हो चुके हैं, थल सेना के नए अध्यक्ष इस वर्ष उपेंद्र द्विवेदी। बाकी एनआई के नए महासचिव कौन बन गए हैं? महानिदेशक बन गए एनआईए के, जिसको कहा जाता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसको एनआईए कहा जाता है, इसके महानिदेशक बन चुके हैं एसबी दाते। और उसके बाद ट्राई, जिसको टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ
इंडिया कहा जाता है, इस समय बहुत ज्यादा एक्टिव है। टेलीकॉम, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष बन गए हैं AK लाहौटी। बाकी इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? दिलीप संघानी। इफ्को के नए अध्यक्ष बन चुके हैं दिलीप संघानी। और SSC के नए चेयरमैन, नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? राकेश रंजन। ठीक है, तो ये सारे हमने कहा जो नियुक्तियां हैं इसको आपको याद रखना होता है। और याद रखिएगा इस वर्ष में हमने कहा 2024 में जो सारी नियुक्तियां हुई हैं। इसके बाद अगला हमारा जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं इसके अंतर्गत रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन हो चुके हैं? सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? सतीश कुमार बन चुके हैं। भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव कौन बन चुके हैं? गोविंद मोहन। तो जो नए गृह सचिव हमने कहा जो होम सेक्रेटरी होता है उसको कहा जाता है, तो होम सेक्रेटरी कौन बन चुके हैं? गोविंद मोहन। और उसके बाद भारत के नए वित्त सचिव कौन बन चुके हैं? तुहिनकांत पांडे। तो तुहिनकांत पांडे हमने कहा भारत के नए वित्त सचिव बन चुके हैं, जिसको हमने कहा फिनांस सेक्रेटरी कहा जाता है, तो तुहिनकांत पांडे। उसके बाद SSB के नए महानिदेशक कौन बन चुके हैं? अमृत मोहन। SSB के जो सीमा सुरक्षा बल होता है उसके महानिदेशक कौन बन चुके हैं? अमृत मोहन। उसके बाद भारत के नए कैबिनेट सचिव जो हमने कहा कैबिनेट सेक्रेटरी कहलाता है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है इस समय? TB सोमनाथन। भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष तो चल्ला श्रीनिवासुल शेट्टी। तो चल्ला श्रीनिवासुल शेट्टी, ये जो आपका SBI है, भारतीय स्टेट बैंक है, उसके अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासुल शेट्टी बन चुके हैं। उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय जिसको ED कहा जाता है, ED कुछ ज्यादा ही एक्टिव रहता है। ठीक है, ED जिसको मैंने कहा इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट कहा जाता है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट कहते हैं जिसको। ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की जिसको कहा जाता है इसके अंतर्गत। तो जो आपका प्रवर्तन निदेशालय है इसके जो बन चुके हैं प्रमुख, वो बन चुके हैं राहुल नवीन। ठीक है, ED के प्रमुख। चलिए अगला प्रश्न हमारा, देश के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो मैंने कहा अपनी तरह का ग्लास ब्रिज का जो निर्माण किया जा रहा है ये किया जा रहा है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के अंदर ग्लास ब्रिज। ठीक है, और ये ग्लास ब्रिज आपका जो है कहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा है? कन्याकुमारी के अंदर। ठीक है, तो कन्याकुमारी के अंदर पहला ग्लास ब्रिज का निर्माण हमने कहा समुद्र के जो किनारे हैं वहां पर किया जा रहा है, कन्याकुमारी के अंदर पहला ग्लास ब्रिज तमिलनाडु में। ठीक है, तो हमने कहा ये सारे प्रश्न थे आज के करंट अफेयर के अंतर्गत। तो हमने कहा इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी इसको लाइक और शेयर भी करते रहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये नया साल आपको जो है बहुत सारी खुशियां प्रदान करेगा और आने वाले समय में आप जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।